एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो बच्चा, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी थर्ड यूनिट, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बच्चा, इस यूनिट के अंदर हम लोगों को 3 चैप्टर्स कवर करने हैं। फर्स्ट इज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। Second is short run equilibrium output and third is problems of deficient demand and excess demand. तो बच्चा, आज हम लोग पढ़ेंगे aggregate demand, aggregate supply and related concepts. So without wasting any time, let's start. बच्चा, चैप्टर का नाम है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो बच्चा, सबसे पहले समझते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। बच्चा, डिमांड हम लोगों ने क्लास 11 के अंदर पढ़ा था। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हमें पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड, मतलब टोटल डिमांड। एग्रीगेट का मतलब तो टोटल ही होता है। तो बच्चा, टोटल डिमांड की मतलब एक कंट्री के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग हैं, वो जितनी भी डिमांड कर रहे हैं फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड। अब जरा डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चा, यहाँ पर वर्ड आया है फाइनल गुड्स। बच्चा, फाइनल गुड्स और एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब इन पर और प्रोडक्शन होना बाकी है, अभी ये सेल हम लोग नहीं कर सकते। बट फाइनल गुड्स मतलब वो गुड्स विच आर रेडी टू यूज, कि भाई इन पर प्रोडक्शन हो चुका, इन्हें कंज्यूमर को बेच दो, कंज्यूमर इन्हें यूज कर सकता है। तो इट रेफर्स टू टोटल वैल्यू, वो भी किन की? फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। बेटा, यहाँ पर वर्ड आया ऑल, मतलब एक कंट्री के अंदर जितने भी सेक्टर्स है। कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं बेटा? 4 सेक्टर्स होते हैं। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, जैसे हम लोग, बच्चा हम लोग चीज़ें खरीदते हैं, ब्रेड खरीदते हैं, बटर खरीदते हैं, क्लोथ्स खरीदते हैं, शूज़ खरीदते हैं। क्यों? ताकि हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकें, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। तो हाउस होल्ड सेक्टर। सेकेंड है बेटा प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर बेटा, प्रोड्यूसर चीज़ों को खरीदता है ताकि वो और प्रोडक्शन कर सके। प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल खरीदता है, मशीन्स खरीदता है ताकि वो और प्रोडक्शन कर सके। थर्ड इज गवर्नमेंट। बेटा, गवर्नमेंट भी बहुत सारा एक्सपेंडिचर करती है हमारे वेलफेयर पर। एंड फोर्थ इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब एक्सटर्नल सेक्टर आप लोग कह सकते हो, अब्रॉड कह सकते हो। तो बेटा, इट रेफर्स टू टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू वो भी किन की? फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, ऑल द सेक्टर्स मतलब हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर प्लानिंग टू बाय। वो प्लान कर रहे हैं कि वो खरीदेंगे। बच्चा, यहाँ पर वर्ड प्लानिंग आया है, मतलब ये एक्चुअल नहीं है। प्लान कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के अंदर खरीदेंगे एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम, एक पर्टिकुलर इनकम के लेवल पर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। आती है बातें समझ में? एक बार दोबारा समझते हैं। इट रेफर्स टू टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू वो भी किसकी? फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लान कर रहे हैं, एक्चुअल नहीं है, वो प्लान कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट ईयर खरीदेंगे, प्लानिंग टू बाय एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड। अब बच्चा, क्योंकि वो डिमांड कर रहे हैं तो मतलब वो क्या करेंगे? एक एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्चा करेंगे। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। ये क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर है जो पीपल प्लान कर रहे हैं कि वो इनकर करेंगे अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज पर एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। तो ये भी क्या हो गई? एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन हो गई। तो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। कि एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं वो प्लान कर रहे हैं कि वो टोटल गुड्स और सर्विसेज पर कितना खर्चा करेंगे एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड। अब बच्चा, क्लास 11th के अंदर आप लोगों ने डिमांड और प्राइस का रिलेशन पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? डिमांड चैप्टर के अंदर वहां आप लोगों ने देखा था कि प्राइस इंक्रीज होती थी तो डिमांड क्या होती थी? डिक्रीज होती थी। प्राइस डिक्रीज होती थी तो डिमांड क्या होती थी? इंक्रीज होती थी। मतलब देयर वाज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। बच्चा, यहाँ पर आप डिमांड का रिलेशन पढ़ोगे इनकम के साथ में, डिमांड का नहीं, एग्रीगेट डिमांड का। तो बच्चा, यहाँ पर आप देखोगे कि अगर इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। इनकम डिक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। बेटा, इनकम को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? वाई से। तो अगर इनकम इंक्रीज होती है तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी।
इनकम डिक्रीज होती है तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऑब्वियस ही बात है, अगर हम लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो हम लोग ज़्यादा खर्चा करने लग जाते हैं, हमारा खर्चा बढ़ जाता है, तो वही है इनकम इंक्रीज तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, इनकम डिक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनकम और एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन पढ़ेंगे। तो फटाफट से यहाँ तक का कॉपी करो, आगे का डिस्कस करते हैं। अब बेटा स्टार मार्क कर लो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड की, एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट्स है, एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या आता है। तो बच्चा हमें एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स पढ़ने हैं क्लोज्ड इकोनॉमी में और ओपन इकोनॉमी के अंदर। बेटा क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जिसका फॉरेन कंट्रीज के साथ में कोई ट्रेड रिलेशन नहीं है, ऐसी इकोनॉमी जो ना कुछ एक्सपोर्ट कर रही है ना कुछ इंपोर्ट कर रही है, इस तरह की इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, मतलब फॉरेन कंट्रीज के साथ में कोई ट्रेड रिलेशन नहीं है। सेकेंड इज ओपन इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जो फॉरेन कंट्रीज के साथ में ट्रेड रिलेशन रखती है, जो चीज़ों एक्सपोर्ट भी करती है और चीज़ें इंपोर्ट भी करती है, इस तरह की इकोनॉमी को हम लोग बोल देते हैं ओपन इकोनॉमी। अगेन बेटा क्लोज्ड इकोनॉमी को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी एंड 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी की, यहाँ पर कितने सेक्टर्स होंगे, 2 सेक्टर्स होंगे। तो बेटा एक सेक्टर होता है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा सेक्टर होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। कौन कौन से, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। हम लोग बेटा जो चीज़ों को परचेज कर रहे हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, हम लोग लैपटॉप खरीदते हैं, क्लोथ्स खरीदते हैं, शूज़ खरीदते हैं, ब्रेड बटर खरीदने हैं, क्यों, ताकि हमारी वांट सेटिस्फाई हो सके। तो हम लोग क्या हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, किस में आ गए, हाउस होल्ड सेक्टर में। दूसरा जो लोग हमें इन चीज़ों को सप्लाई कर रहे हैं, जो इन चीज़ों को बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमें सप्लाई कर रहे हैं, हमें बेच रहे हैं, वो क्या है, इन चीज़ों के प्रोड्यूसर्स हैं, तो वो गया प्रोड्यूसर सेक्टर में। तो बेटा 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से सेक्टर, फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेकेंड इज प्रोड्यूसर सेक्टर। आती है बातें समझ में। अब बेटा हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा करता है उसे बोलते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वहीं प्रोड्यूसर सेक्टर जो खर्चा करता है उसे बोलते हैं प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हम खर्चा करें हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, प्रोड्यूसर्स भी खर्चा करते हैं ताकि वो और गुड्स और सर्विसेज बना सके, जैसे रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, ताकि वो और प्रोडक्शन कर सके। बेटा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, किससे, कैपिटल सी से। वहीं प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। तो बेटा एग्रीगेट डिमांड 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब सी प्लस प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब आई। आती है बातें समझ में कि 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या हो गए, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि सिर्फ कितने सेक्टर हैं यहाँ पर, 2 सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। आती है बातें समझ में। वहीं सेकंड है बेटा 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, मतलब यहाँ पर ये 2 सेक्टर्स तो होंगे और एक थर्ड सेक्टर और आ गया। फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड इज प्रोड्यूसर सेक्टर एंड थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर। विच सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। बच्चा गवर्नमेंट भी तो कुछ खर्चा करती है, हमारे सोशल वेलफेयर पर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, रोड्स कंस्ट्रक्ट करा रही है, डैम्स कंस्ट्रक्ट करा रही है, हमारे डिफेंस के लिए खर्चा कर रही है, तो ये खर्चा किस में आएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो बच्चा 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालेंगे, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब सी, प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज आई प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज जी। आती है बातें समझ में। अब बच्चा कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन ओपन इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में ट्रेड रिलेशंस रख रही है, एक्सपोर्ट भी कर रही है और इंपोर्ट भी कर रही है। तो बच्चा यहाँ पर ये 3 सेक्टर्स तो कवर होंगे ही हमारे, सी प्लस आई प्लस जी, हाउस होल्ड सेक्टर प्लस प्रोड्यूसर सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर। बच्चा फोर्थ यहाँ पर जो खर्चा होगा वो होगा नेट एक्सपोर्ट्स। क्या, नेट एक्सपोर्ट्स। कैसे निकालते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को बच्चा हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से, इंपोर्ट्स को डिनोट करते हैं एम से, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स क्या हो गया हमारा, नेट एक्सपोर्ट्स। तो बच्चा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी प्लस प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब आई प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स दैट इज एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो बच्चा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो आप ये चारों कंपोनेंट्स लिखोगे कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी, प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाला खर्चा हो गया हमारा नेट एक्सपोर्ट्स एक्स माइनस एम। बट बच्चा हमारे कोर्स की सिंप्लिसिटी के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना है ओनली इन केस ऑफ
टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, किस में पढ़ना है, ओनली इन केस ऑफ टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, जहां पर सिर्फ दो ही सेक्टर्स है। कौन कौन से सेक्टर्स, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। एक वो सेक्टर जो चीजों को कंज्यूम कर रहा है, चीजों को परचेज कर रहा है, एक वो सेक्टर जो चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है, चीजों को सप्लाई कर रहा है। आती है बातें समझ में? तो फटाफट से यहाँ तक का कॉपी करो, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करके आज का वीडियो एंड करते हैं। अब बच्चा हम लोगों ने डिस्कस करा था कि यहाँ पर हम लोग एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन पढ़ेंगे इनकम के साथ में, कि एग्रीगेट डिमांड और इनकम में क्या रिलेशन है। हम लोगों ने देखा था जैसे ही इनकम इंक्रीज होगी एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, जो कि बहुत ऑब्वियस है। अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इनकम डिक्रीज होती है, डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो बच्चा सबसे पहले देखते हैं एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल आप लोगों को पता है बेटा क्या होता है, शेड्यूल मतलब टेबल। क्या होता है शेड्यूल मतलब टेबल। तो बेटा एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या है, इट इज अ टेबल, एक टेबल शोइंग पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम। एक ऐसी टेबल बेटा जो पॉजिटिव रिलेशन बता रही है इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बीच में, उस टेबल को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। आती है बातें समझ में? तो बच्चा इनकम, इनकम को बच्चा हम लोग y से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग इनकम को, y से डिनोट करते हैं। तो बच्चा इनकम इंक्रीज हो रही है, देखो यहाँ पर 0 to 20 देन 40 60 80 100 120, इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बच्चा यहाँ पर ध्यान दो, इनकम कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, मतलब हर जगह डिफरेंस सेम है, 20 से इंक्रीज हो रही है। तो आप लोगों को भी सिंप्लिसिटी के लिए इनकम को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करना है। फिर बच्चा एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन हम लोग बता रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे ओनली इन केस ऑफ टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। तो वहां पर एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो बच्चा इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। ये क्या है, प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसे हम लोग हमारी सिंप्लिसिटी के लिए कांस्टेंट रखेंगे। तो ये हम लोगों ने 10 10 10 10 ले लिया। अब बच्चा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो बच्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, होता ही है इंक्रीज। तो ये हम लोगों ने ले लिया 30 40 50 60 70 80 90। आप लोग कुछ भी ले सकते हो, बेटर है ये एक ही टेबल मैं पूरे चैप्टर में यूज करूंगी, तो ये एक ही टेबल आप लोग प्रिपेयर कर लो, एग्जाम में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अब बच्चा एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलेगा, C+I। टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलता है, C+I। तो बच्चा 30 + 10 40 40 10 50 50 10 60, इस तरह से ये हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड निकाल लिया। अब बच्चा ध्यान दो, इवन व्हेन इनकम वो जीरो, इनकम क्या है, जीरो है, तभी भी कोई ना कोई कंजम्पशन हो रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या कि इनकम जीरो है फिर भी कुछ कंजम्पशन हो रहा है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है बच्चा। अगर हमारी कोई इनकम नहीं है फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ तो एक्सपेंडिचर करेंगे, कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करेंगे, कि भाई एक बेसिक सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई खर्चा तो करना पड़ता है ना, अपना पेट तो भरना पड़ता है। खाने के लिए कर लेंगे हम लोग, क्लोथिंग के लिए कर लेंगे। अब वो खर्चा हम लोग कैसे कर सकते हैं, या तो हम लोग क्या करेंगे, बोरो करेंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारी सेविंग्स में से निकालेंगे। अगर आज मेरे पास में कोई इनकम नहीं है तो बच्चा ये खर्चा मैं कहाँ से करूंगी, मेरी सेविंग्स में से निकाल कर। और अगर मेरे पास में सेविंग्स भी नहीं है तो मैं लोगों से बोरो करके ये खर्चा करूंगी, क्योंकि खाना खाने के लिए तो कुछ खर्चा करना ही पड़ेगा ना। तो बेटा जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है हमारा कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने कांस्टेंट लिया, तो आप लोग देखो इनकम इंक्रीज हो रही है, हमारी एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। आती है बातें समझ में? अब बच्चा इसी टेबल को अगर मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दूं तो बन जाएगा एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो इट इज अ कर्व, ये कर्व है जो क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव रिलेशन किसके बीच में, एग्रीगेट डिमांड के बीच में और इनकम के बीच में। तो बच्चा कर्व बनाते हैं, देखो कैसे बनाएंगे। तो बच्चा यहाँ पर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा, 10 था, तो 10 हम लोग ले लेते हैं। तो बेटा 0 इनकम थी तो भी इन्वेस्टमेंट 10 है, ठीक है। हमारी इनकम 20 हुई तो भी इन्वेस्टमेंट क्या है, 10 है। इनकम 40 हुई तो भी इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 है। इनकम 60, इन्वेस्टमेंट 10 है। तो बेटा इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट है, तो ये बन गई है हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। आती है बातें समझ में? अब बच्चा कंजम्पशन हमारा इंक्रीज हो रहा है, 30 से 40 हुआ, 40 से 50 60 70 80 90। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या बना दिया, ये कंजम्पशन बना दिया कि भाई इनकम 0 थी, कंजम्पशन 30, इनकम 20 हुई, कंजम्पशन हो गया हमारे पास में 40, इनकम 40 हुई, कंजम्पशन हो गया हमारे पास में 50। तो बच्चा ये बन गई हमारी कंजम्पशन की लाइन। दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा हमारा एग्रीगेट डिमांड। आती है बातें समझ में? अब बच्चा यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात थी, जब इनकम 0 होती है तभी भी कोई ना कोई कंजम्पशन है, और इस कंजम्पशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। एक बार दोबारा बताती हूँ, इवन व्हेन इनकम इज 0, जब इनकम 0 है
तभी भी कोई ना कोई कंजम्पशन हो रहा है। इस तरह के कंजम्पशन को बोला जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और इसे डिनोट करते हैं सी बार से। सी के ऊपर बार। आती है बातें समझ में? ठीक है। और ये कंजम्पशन क्यों हुआ? हमारी बेसिक सर्वाइवल के लिए, बेसिक नीड्स के लिए, लाइक फूड, क्लोथिंग। क्लियर है? तो बच्चा कुछ ऑब्जर्वेशन है वो भी देख लो यहाँ पर। इवन व्हेन इनकम इज जीरो, जब इनकम जीरो है, देयर इज सम एक्सपेंडिचर। बिल्कुल, जब हमारी इनकम जीरो है तभी भी कोई ना कोई एक्सपेंडिचर तो है, डेफिनेटली होगा, क्योंकि जीना है तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा। एज इनकम इंक्रीजेस एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है 0, 20, 40, 60, हमारी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होती जा रही है। बहुत बेसिक है, हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी डिमांड भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम इज रीच्ड, भाई इनकम अगर एक लेवल पर पहुंच जाएगी उसके बाद में एडी लेग्स बिहाइंड इनकम बिकॉज अ पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड। एडी लेग्स बिहाइंड इनकम का मतलब है कि भाई इनकम जब एक लेवल पर पहुंच जाएगी तो एडी जो है वो इनकम से पीछे रह जाएगा, मतलब एडी इनकम से कम हो जाएगा। भाई इनकम 0 है, एग्रीगेट डिमांड 40 है, इनकम 20 है, अभी भी एग्रीगेट डिमांड 50 है, मतलब बचा हुआ 30 रुपीज़ का खर्चा कहाँ से हो रहा है? सेविंग्स या फिर बोरोइंग से। इनकम 40 है, अभी भी खर्चा 60 है, मतलब 20 रुपीज़ कहाँ से आ रहे हैं? सेविंग्स या फिर बोरोइंग से। इनकम 60, खर्चा 70, इनकम 80, खर्चा 80। भाई इनकम 100, अब खर्चा 90 है। तो भैया अगर हम लोगों ने 100 रुपये कमाए और खर्चा 90 रुपीज़ का करा तो ये 10 रुपीज़ कहाँ गए? तो बच्चा ये 10 रुपीज़ उसने क्या कर लिए? सेव कर लिए, ये सेविंग्स में गए। इनकम 120, खर्चा 100, तो ये 20 रुपीज़ क्या कर लिए? अब उसने सेव कर लिए। तो बेटा आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम इज रीच्ड, जब इनकम एक लेवल पर पहुंच जाती है, एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाती है, तो एडी लेग्स बिहाइंड इनकम, एग्रीगेट डिमांड इनकम से पीछे रह जाता है। क्यों रह जाता है? बिकॉज इनकम का कोई एक पार्ट कंज्यूमर क्या करने लग जाता है? सेव करने लग जाता है। सो बच्चा आज हम लोगों ने पढ़ लिया एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स और एग्रीगेट डिमांड और इनकम का रिलेशन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड कर्व। तो बच्चा अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि इमीडिएटली नोटिफिकेशंस मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एग्रीगेट सप्लाई डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।